10 years of one government with some crisis and 10 years of a different government with a different crisis. The comparison shown in this white paper. ये श्वेत पत्र नहीं है, ये काला ब्रुश है। देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। अब सुनने की क्षमता रखिए, अब सुनने की क्षमता रखिए, बैठ जाइए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार का अपने काम का हिसाब देने की बजाय मनमोहन सरकार पर श्वेत पत्र लाना दिखाता है कि देश की जनता को वाकई मूर्ख समझ लिया गया है। यह मान लिया गया है कि देश की जनता के पास दिमाग नहीं है, इसीलिए संसद में श्वेत पत्र लाने के बाद बीजेपी की रणनीति यह है कि जगह जगह सभाएं करके जनता को बताया जाएगा कि मनमोहन सरकार ने कैसा काम किया था, कितने घोटाले किए थे। मनमोहन सरकार का हिसाब किताब जनता के बीच रखा जाएगा। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता में है और देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। संसद में जब मनमोहन सरकार श्वेत पत्र लेकर आई तो मनीष तिवारी ने इस मजाकिया राजनीति पर देखिए कैसे निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी को जवाब दिया। हल होंगे, जनता हमारे सपोर्ट देंगे, ब्लेसिंग देंगे। धन्यवाद श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, ये श्वेत पत्र नहीं है, ये काला ब्रुश है। दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर, दिस इज अ ब्लैक ब्रश। और माननीय वित्त मंत्री जी की जो उत्तेजना है उसको पूरी तरह से प्रमाणित करती है। भारत का इतिहास, रविशंकर जी बैठ जाइए, अब सुनने की क्षमता रखिए, अब सुनने की क्षमता रखिए, बैठ जाइए। है ना, ऐसे बीच में खड़े हो जाते हो आप। अध्यक्ष जी, भारत का इतिहास 2014 में शुरू नहीं हुआ था। भारत का इतिहास वर्षों और दशकों पुराना इतिहास है और अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था। मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते, पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है। दिस इज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिछले 10 वर्ष की क्या उपलब्धि रही? क्या अगर आप नोटबंदी को उपलब्धि मानते हैं तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता। अगर आप जीएसटी को जिस तरह से क्रियान्वित किया उसको उपलब्धि मानते हैं, जिसने भारत का सारा लघु उद्योग को कई सालों तक नष्ट कर दिया, तो फिर मैं उसको आपके विवेक पे छोड़ता। मैं उम्मीद करूंगा जब वित्त मंत्री अपना इस मोशन के ऊपर जवाब देंगी तो जरूर इस सदन को बताएंगी कि आपकी सरकार की ऐसी कौन सी 5 बड़ी उपलब्धियां रही हैं तो आपके 10 साल के कार्यकाल में। निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा बैंक घोटाले हुए, तो वर्तमान सरकार में घोटाले गिनाते हुए जब बैंकिंग घोटालों को लेकर मनीष तिवारी जवाब देने लगे तो ओम बिरला टोका टाकी करने लगे और मनीष तिवारी ने लोकसभा अध्यक्ष को भी सुना दिया कि अब तो संसद खत्म होने वाली है, कम से कम अब तो हमें बोलने दीजिए। तो पिछले 10 वर्ष में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मुझे याद है सुषमा स्वराज जी यहां बैठती थी जब नेता प्रतिपक्ष होती थी तो वह कहा करती थी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही रूप में गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने 10 वर्ष से फोन बैंकिंग फोन बैंकिंग फोन बैंकिंग फोन बैंकिंग की बात की। आप तो एक बहुत पढ़ी लिखी अर्थशास्त्री हैं, आपको यह बात मालूम है कि किसी भी लोन को सैंक्शन करने से पहले उसका जो चीफ जनरल मैनेजर है वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट साइन करता है, उसके बाद उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करता है। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि आप फोन बैंकिंग की बात करती हैं, पिछले 10 वर्ष में आपने किसके खिलाफ एक्शन लिया? कौन से चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से राजनीतिक के खिलाफ एक्शन लिया? आप बात बड़ी बड़ी करती हैं। 10 साल आपको मिले, आपने एक चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया, आपने एक बोर्ड के खिलाफ। 1 मिनट अध्यक्ष जी, 10 साल की बात है, सुन लीजिए, आखिरी 2 दिन रह गए हैं संसद के। मनीष तिवारी ने निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी को सुनाते हुए भाजपा वॉशिंग मशीन का पूरा पोस्टमार्टम कर डाला
और बताया कि किस तरह बीजेपी भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रही है और आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। आपने किसी राजनीतिक लीडर के खिलाफ एक्शन माननीय लिया? सदस्य, किसने फोन किए थे? आपकी बहुत लंबी लिस्ट। और मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं, और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की इसके ऊपर एक नहीं 15 रिपोर्ट है। जो आपका इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी एक्ट है, उसने जो बैंक लूट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। द आईबीसी प्रोसेस हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बैंक लूट। अध्यक्ष जी मुझे रोक रहे हैं, अगर मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं 2 घंटे और जो अर्थव्यवस्था की असलियत है वो उजागर कर सकता हूं। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, हमने ऐसे मूलभूत सुधार किए जिससे इस देश की जो नींव है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नींव को हम लोगों ने मजबूत किया। सबसे पहला आरटीआई का कानून, सूचना का अधिकार। 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया कि 10 रुपए की अर्जी देके आप नो ट्रांसलेशन 10 रुपए की अर्जी देके आप ब्लॉक से लेके राष्ट्रीय स्तर तक किसी भी सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते थे। मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है और खेद के साथ यह बात कह रहा हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक उस सूचना के अधिकार के किस तरह से परकच्छे उड़े, यह कहानी सबको मालूम है। दूसरी बड़ी उपलब्धि मनरेगा का कानून। तीसरा निशुल्क शिक्षा का कानून कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक पूरे देश में जात धर्म से ऊपर उठकर जिस बच्चे को शिक्षा चाहिए उसको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और चाहे बड़े से बड़ा निजी स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, 25% जो सीटें थी वो आरक्षित की गई। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस देश के 77% के ऊपर गेहूं, चावल, मोटा दाना देने का काम किसने किया? यूपीए की सरकार ने किया। 5वां आधार, जिसने मूलभूत आधार रखा, जिसके ऊपर जितना ढांचा बना हुआ है वो किसने शुरू किया? और जब यूपीए ने सरकार छोड़ी तो उस समय 80 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए थे। आप ऐसी राजनीति पर क्या सोचते हैं जो सरकार 10 साल से सत्ता में है, वो उससे पहले की 10 साल की सरकार को लेकर श्वेत पत्र ला रही है बजाय कि अपने काम का हिसाब देने के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।